सिया अरमान को अपने घर के अंदर लेकर आती है और मायरा के रूम में चली जाती है, जहाँ मायरा बेड पर लेटी अपने आप को ब्लैंकेट से पूरा कवर किए हुए थी। सिया मायरा के पास जाती उससे पहले ही अरमान मायरा के पास पहुंच जाता है और मायरा के चेहरे पर से ब्लैंकेट को हटाता है और देखता है कि तेज बुखार की वजह से मायरा का पूरा चेहरा लाल हो गया है। वो उसे छूकर देखता है तो इस वक्त मायरा का पूरा शरीर तप रहा था। अरमान परेशान हो जाता है और समर्थ को उसे चेक करने को कहता है। सिया अरमान को मायरा की इतनी फिक्र करते देख बहुत खुश हो रही थी कि कोई तो है जिसे मेरे और मेरी फैमिली के अलावा मायरा की इतनी फिक्र है। सामर्थ मायरा को चेक करने लगता है। चेक करने के बाद सामर्थ अरमान से कहता है, मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, इन्हें खिला देना। इसके बाद भी अगर भाभी का फीवर कम ना हो तो मुझे कॉल कर लेना। अरमान फिर सामर्थ से कहता है, ठीक है तुम अभी जाओ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझे कॉल कर लूँगा। सामर्थ वहाँ से चला जाता है। सिया भी रूम से बाहर चली जाती है। सिया सोचने लगती है, इस डॉक्टर ने मायरा को भाभी क्यों कहा। तभी सिया घर से बाहर निकल जाती है और सामर्थ को ढूंढने लगती है। सामर्थ अपनी गाड़ी में बैठकर जाने वाला ही होता है कि सिया सामर्थ को आवाज़ लगाकर रुकने को कहती है। सामर्थ सिया की आवाज़ सुनकर रुक जाता है और गाड़ी से बाहर आ जाता है। सिया भी सामर्थ के पास पहुंच जाती है। सिया सामर्थ को देखते हुए बोली, हेलो डॉक्टर, मैं सिया, मायरा की फ्रेंड। सामर्थ सिया को देखते हुए, हेलो, सिया ने कहा, आपसे कुछ पूछना था। डॉक्टर ने उसकी ओर देखकर कहा, जी पूछिए। सिया ने कहा, आपने मायरा को भाभी क्यों कहा। तब सामर्थ अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए बोला, क्योंकि वो मेरी भाभी है। सिया ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे वो आपकी भाभी हो गई, और कौन है वो आपका भाई जिसकी वजह से आप मेरी फ्रेंड को ज़बरदस्ती भाभी बना रहे हो। सामर्थ ने सिया को एटीट्यूड के साथ देखते हुए कहा, मिस्टर अरमान मलिक वो मेरा भाई है जो इस टाइम मेरी भाभी के पास है। अरमान मायरा भाभी से बहुत प्यार करता है, इतना काफ़ी है या और कुछ जानना है। सिया ने जैसे ही ये सुना तो खुशी के मारे उछल पड़ी और एक्साइटमेंट में आकर सामर्थ के गले लग गई। वो मायरा के लिए बहुत खुश थी। सिया के यूं अचानक से गले लगने की वजह से सामर्थ एकदम से जमसा गया। सिया सामर्थ के गले लगी ही बोली, मैं बहुत खुश हूँ मायरा के लिए। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी मायरा को कोई ऐसा पार्टनर मिले जो उसे बहुत प्यार करे। और अरमान सर की आंखों में मायरा के लिए प्यार और फिक्र दिखता है। ये कहते हुए सिया ने सामर्थ को और जोर से हक कर लिया। सिया का इस तरह सामर्थ को हक करना सामर्थ को अच्छा लग रहा था। सामर्थ ने अपने दोनों हाथ उठाकर सिया को हक करना चाहा कि तभी सिया सामर्थ से अलग हो गई और खुशी खुशी घर की तरफ वापस से चली गई। सामर्थ को सिया का यूं अलग होना अच्छा नहीं लगा। वो बस सिया को जाते हुए देखने लगा। सिया भी कम सुंदर नहीं थी, वो भी बहुत सुंदर थी। इधर अरमान सामर्थ के जाने के बाद रजत को कॉल करके कहता है, मैंने तुम्हें एक फ़ोटो मैसेज की है, वो मेडिसिन लेकर 15 मिनट में मायरा के घर पहुंचो। मैंने तुम्हें मायरा के घर का एड्रेस भी मैसेज किया है। रजत 15 मिनट के बाद मायरा के घर पहुंच जाता है और अरमान के पास जाकर उसे मेडिसिन दे देता है। फिर अरमान से पूछता है, क्या हुआ भाभी को। अरमान कुछ नहीं बोलता है और रजत को बाहर जाने का इशारा करता है। रजत भी अरमान का इशारा समझकर जल्दी से बाहर चला जाता है और मन में सोचता है, जिस इंसान के नाम से पूरा एशिया डरता है, वो इंसान आज एक लड़की के लिए इतना परेशान हो रहा है। फिर रजत मुस्कुराते हुए कहता है, मायरा भाभी आप सच में लकी भी हैं और अनलकी भी, क्योंकि अरमान भाई को अगर किसी चीज़ को पाना चाहें तो वो उसे पाकर ही रहते हैं, और आप तो उनका पहला प्यार हो, आपको कैसे छोड़ सकते हैं। इतना कहकर फिर रजत मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अरमान मायरा के पास बेड पर बैठ जाता है और साइड टेबल से पानी का गिलास लेकर मायरा को मेडिसिन खिलाने लगता है। पर मायरा अपना मुंह नहीं खोलती है, क्योंकि तेज बुखार होने की वजह से मायरा को कुछ भी होश नहीं था। तो अरमान मेडिसिन को अपने मुंह में डालता है और मायरा के पास जाकर अपने होठों से उसके मुंह को खोलता है और मेडिसिन को मायरा के मुंह में डाल देता है। फिर अरमान मायरा से दूर होकर अपने मुंह में पानी भरता है और वैसे ही मायरा के मुंह में पानी डाल देता है। सिया मायरा के पास जाने के लिए जब डोर ओपन करती है तो वो अरमान को इस तरह मेडिसिन खिलाते हुए देख लेती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है कि अरमान मायरा का कितना ध्यान रख रहा है। फिर सिया डोर बंद करके बाहर चली जाती है।
अरमान मायरा के इतना करीब होने की वजह से अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और मायरा को प्यार से किस करने लगता है। अरमान की टाइम के साथ साथ किस और भी गहरी होने लगती है। अरमान धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे को चूमने लगता है और फिर अरमान मायरा की गर्दन पर किस करने लगता है। अरमान के ऐसे मदहोश होकर किस करने की वजह से मायरा की बॉडी में कंपन सी होने लगती है और मेडिसिन की वजह से उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। अरमान मायरा की गर्दन से हटकर फिर से उसके होठों पर पैशनेटली किस करने लगता है। अरमान तो बस मायरा के होठों को चूमे ही जा रहा था। अरमान अपनी मधोसी में जब मायरा की पूरी बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगता है, मायरा भी मधोसी में अरमान को किस करने लगती है। मायरा और अरमान के होंठ एक दूसरे को शिद्दत से चूमने लगते हैं। करीब 20 मिनट तक दोनों में से कोई भी अलग नहीं होता। जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर अरमान को अब खुद पर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो मायरा के होंठों से दूर होते ही उसकी गर्दन पर किस करते हुए हल्के से लब्बा ऐड छोड़ने लगता है। अरमान अब धीरे धीरे मायरा की गर्दन से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अरमान का फ़ोन ज़ोर से बजने लगता है और अरमान अपने सेल्स में वापस आता है। अरमान खुद को मायरा के इतने करीब देखकर जल्दी से पीछे हो जाता है और बेड पर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। अरमान को बहुत गिल्टी फील होने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, ये मैं क्या कर रहा था। मायरा होश में नहीं है, लेकिन मैं तो होश में हूँ और मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी मायरा की मर्जी के बिना उसको नहीं छूऊंगा। अगर मायरा ने मुझे गलत समझा और मुझे छोड़कर चली गई तो नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और मायरा की तरफ देख बोला, आई एम सॉरी मायरा, मैं तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठा रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तभी उसे मायरा की आवाज़ आती है जो उससे पानी मांग रही थी। अरमान मायरा की आवाज़ सुनकर उठकर टेबल पर से पानी का गिलास लेकर मायरा को पिलाने लगता है। मायरा अभी तक अपने पूरे होश में आ चुकी थी। मेडिसिन के असर से अब उसका बुखार भी पहले से काफ़ी कम हो चुका था। मायरा पानी पीते हुए अरमान की तरफ देखती है तो वो अपने सामने अरमान को देखकर शॉक हो जाती है। मायरा पानी पीना बंद कर देती है और गिलास को दूर करते हुए हैरानी से अरमान से पूछती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और सिया कहाँ है। अरमान मायरा के ऐसे सवाल पूछने से थोड़ा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि जब उसे पता चला कि मायरा की तबीयत ठीक नहीं है तो परेशान हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे यह मायरा के पास आ जाता है। अरमान कुछ नहीं बोलता है और मायरा से अपनी नज़रें चुराने लगता है और उठकर बाहर जाने लगता है तो मायरा उसका हाथ पकड़ लेती है। तो अरमान पलटकर मायरा की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगता है। मायरा अरमान की आंखों में अपने लिए प्यार और फिक्र देखती है। अरमान मायरा से नज़रें मिलते ही उससे अपनी नज़रें हटा लेता है। मायरा अरमान का हाथ छोड़ देती है और सोचती है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अरमान सर मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं। सिया यही कहती है, मैं सच में पागल हूँ, कुछ भी सोच रही हूँ। अरमान मायरा को कहीं खोया देख बोलता है, अब तुम ठीक हो। मायरा अपने ख्यालों से बाहर आती है और अरमान को देखते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ। मायरा ने कहा, सर आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अरमान ने कहा, मैं तुम्हें देखने आया था। वो सिया ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए, और तुम सबको इनवाइट करने भी आया था। मायरा अरमान को सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, किस चीज़ के लिए इनवाइट करने। अरमान बोला, वो कल मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी पार्टी है तो उसी के लिए इनवाइट करने आया था। मैंने तुम्हें बहुत कॉल भी किए थे लेकिन तुमने किसी भी कॉल का आंसर नहीं दिया तो यहाँ आ गया। मायरा अपना फ़ोन साइड टेबल से उठाकर देखती है जिसमें अरमान और सिया के मिस कॉल थे। मायरा अरमान को देखकर बोली, सॉरी वो मैंने देखा नहीं, लेकिन सर मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकती। अरमान थोड़ा कोल्ड वॉइस में बोला, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कल पार्टी में आप सबको आना है। यह कहकर अरमान रूम से बाहर चला जाता है। अरमान को बाहर जाता देख सिया सोफे से उठ जाती है और फिर वो मायरा के रूम में चली जाती है और मायरा के पास जाकर बैठ जाती है। सिया मायरा को छूकर देखती है और उससे पूछती है, अब कैसी तबीयत है तेरी। मायरा ने कहा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। सिया ने कहा, तू चुप कर, जब तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे कॉल करके नहीं बुला सकती थी। मायरा ने कहा,
कुछ होता तो ना बुलाती, तू बेकार में परेशान हो रही है। कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। सिया ने कहा, अच्छा मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ? तुझे पता भी है तुझे कितना तेज फीवर था, तू बेहोश पड़ी थी। वो तो जब अरमान सर को पता चला कि तेरी तबीयत खराब है तो वो भागे भागे तेरे पास आ गए और डॉक्टर को बुलाकर तेरा चेकअप करवाया और तुझे मेडिसिन भी खिलाया। तब जाकर तू ठीक हुई है, समझी? मायरा हैरानी से सिया की सारी बातें सुन रही थी। उसने सिया से पूछा, क्या कहा तूने? अरमान सर यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी? सिया ने हाँ में अपना सिर हिलाया। मायरा ने कहा, लेकिन अरमान सर ने तो मुझे कहा कि वो मुझे पार्टी में इनवाइट करने के लिए आए हैं क्योंकि मैंने उनका कॉल पिक नहीं किया था। सिया हैरानी से बोली, क्या सर ने ऐसा कहा? और किस पार्टी के लिए वो इनवाइट करने आए थे? मायरा, वो कल सर के घर पार्टी है, उसी के लिए हम सबको इनवाइट किया है। सिया खुश होते हुए बोली, क्या सर ने हमें अपने घर पार्टी में इनवाइट किया है? वाह, मैं तो ज़रूर जाऊंगी पार्टी में। कितना टाइम हो गया यार पार्टी में गए हुए। जब से मनाली से मुंबई आए हैं कहीं किसी पार्टी में नहीं गए हैं। बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। कितना बोरिंग है ये सब। मायरा सिया की खुशी और एक्साइटमेंट देखकर बोली, थोड़ा कंट्रोल कर अपने इस एक्साइटमेंट पर। सिया ये सुनकर मुंह बना लेती है और मायरा को घूरने लगती है। सिया की नज़र मायरा के होठों पर जाती है जो थोड़े सूजे हुए थे और फिर उसकी गर्दन को देखती है जहाँ कुछ नीले निशान बने हुए थे। सिया मायरा को देख मुस्कुराकर उसे कंधे से हल्का सा पुश करते हुए कहती है, क्या बात है, अब मुझसे बातें भी छुपाने लगी हो? मायरा हैरानी से बोली, कौन सी बात छुपाई है मैंने तुझसे? सिया बेड से उठकर मायरा का हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाती है और मिरर के सामने खड़ा करती है और उसके बाल साइड में करके उसे उसके गर्दन पर बने नीले निशान दिखाती है और कहती है, ये क्या है? मायरा अपने गर्दन पर बने निशान को छूकर देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि यह निशान कहाँ से आ गए हैं। मायरा मिरर में देखते हुए सिया से बोली, यार मुझे नहीं पता यह निशान कहाँ से आए हैं। शायद सोते वक्त कोई मच्छर काट गया होगा। सिया मायरा की बात सुनकर हंस देती है और हंसते हुए बोलती है, सच में बहुत बड़ा मच्छर था, तभी तो इतना बड़ा और गहरा निशान छोड़ दिया है। मायरा सिया को घूरते हुए बोली, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सिया मायरा को हंसते हुए बोली, अरे मेरी जान, ये किसी मच्छर के काटने का निशान नहीं है। और मायरा को मिरर के सामने खड़ा करके गर्दन की तरफ इशारा करके बोली, ये तो लब बाइट के निशान है जो तुझे अरमान सर ने दिया है। सिया की बात सुनकर तो मायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और सिया की तरफ पलटकर कहती है, क्या बकवास कर रही है तू? ऐसा कुछ नहीं है। सिया मायरा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाकर बोली, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। अरमान सर तुझसे प्यार करते हैं। और फिर वो मायरा को सब बता देती है जो सामर्थ्य ने उसे बताया था और अरमान को उसको मेडिसिन खिलाने का तरीका, उसका ख्याल रखना, सब कुछ बता देती है। मायरा तो ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, मैंने जो अरमान सर की आंखों में खुद के लिए प्यार देखा था वो सब सच था? क्या सच में अरमान सर मुझसे प्यार करते हैं? मायरा भी कहीं ना कहीं अरमान को पसंद करने लगी थी। उसे अरमान के साथ रहना, उसका छूना अच्छा लगता था। शायद उसे भी अरमान से प्यार हो गया था जिसका एहसास उसे भी नहीं हुआ था। सिया मायरा को कहीं खोया देखकर उसके कंधे से पकड़कर हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गई? मेरी बात भी सुन रही है कि मैं बस हवा में बातें कर रही हूँ? मायरा ने कहा, हाँ सुन रही हूँ। लेकिन यार सिया, अगर ऐसी बात है तो अरमान सर ने मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? सिया ने कहा, पहले तू ये बता कि तू अरमान सर से प्यार करती है? मायरा ने कहा, पता नहीं। सिया ने कहा, पता नहीं का क्या मतलब है? मायरा ने कहा, मतलब मुझे उनके साथ रहना, उनसे बातें करना अच्छा लगता है। सिया ने कहा, यानी तू भी सर से प्यार करती है? मायरा ने कहा, नजर चुराते हुए। मैंने ऐसा कब कहा? सिया मायरा का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, फिर ये नजरें क्यों चुरा रही है मुझसे? तुझे पता है ना कि तू कुछ नहीं छुपा सकती मुझसे। और फिर मायरा को गले लगाते हुए बोली, मायरा मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अरमान सर बहुत अच्छे हैं, वो तेरा और हमारे रियाज का बहुत ख्याल रखेंगे। मायरा एकदम से सिया से अलग होती है और खड़ी हो जाती है। सिया भी खड़ी होकर मायरा से पूछती है, क्या हुआ मायरा, तू खुश नहीं है? मायरा, नहीं वो बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि अरमान मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन क्या वो मेरे रियाज को अपनाएंगे?
कहीं उन्होंने मेरे रियाज को मुझसे दूर कर दिया तो? नहीं, मैं अपने रियाज को खुद से दूर नहीं करूंगी। ये कहते वक्त मायरा के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। सिया मायरा का हाथ पकड़कर बोली, मायरा तू ऐसे ही परेशान हो रही है। अरमान सर बहुत अच्छे हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि रियाज तेरे लिए क्या है तो वो तुझे रियाज से कभी दूर नहीं करेंगे। मायरा बोली, अगर वो नहीं समझे तो? नहीं, मैं अपने रियाज को कभी दूर नहीं करूंगी। मैं अरमान से दूर रह लूंगी पर रियाज से दूर नहीं रहूंगी। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिसकी वजह से मेरा रियाज मुझसे दूर हो जाए। मैं अकेले ही अपने रियाज का ख्याल रख सकती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सिया को अब मायरा पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलती है, बिना अरमान सर से बात किए तू कुछ भी सोचे जा रही है। एक बार तू बात करके तो देख। वैसे भी जितना मैंने सर के बारे में सुना है उन सब से मैं तुझे यही कह सकती हूँ कि तू बहुत लकी है कि अरमान सर तुझसे प्यार करते हैं और वो कभी भी तुझे और रियाज को अलग नहीं करेंगे। लेकिन तेरी मर्जी, जो मन में आए वो कर। ये बोल सिया गुस्से से रूम से बाहर चली जाती है। मायरा रोते हुए नीचे बैठ जाती है और कहती है, भाई भाभी आप फिक्र मत करना। मैं रियाज को खुद से दूर नहीं करूंगी। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन ऑफिस में मायरा का फीवर अब ठीक हो चुका था। आज वो ऑफिस भी आई थी। रोज की तरह आज भी मायरा ने अरमान का शेड्यूल बनाया और उसके केबिन की तरफ चल दी। केबिन के बाहर खड़ी होकर मायरा ने डोर नॉक किया। अरमान ने कम इन कहा और मायरा अंदर आ गई। अरमान ने जब मायरा को देखा तो उससे पूछा, मायरा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मायरा बिना अरमान की तरफ देखे बोली, ठीक हूँ सर। फिर अरमान को उसका शेड्यूल बताने लगी। पूरा शेड्यूल बताकर मायरा जाने लगी तो अरमान ने उसे रोकते हुए प्यार से पूछा, आज शाम को पार्टी में आ रही हो ना तुम? मायरा अभी अरमान की तरफ नहीं देख रही थी। उसने अपनी नज़रें नीचे की हुई थीं और बोली, नहीं सर, मैं नहीं आ सकती। मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ये बोलते वक्त भी मायरा ने अरमान की तरफ नहीं देखा था। इतना कहकर मायरा अरमान के केबिन से चली जाती है। अरमान को मायरा का बिहेव देख कुछ अजीब सा लग रहा था। वो कभी ऐसा बिहेव नहीं करती थी। वो अरमान को देखकर उससे बातें करती थी और आज उसने एक बार भी अरमान की तरफ देखा भी नहीं था। अरमान को यह बात अच्छी नहीं लगती कि मायरा ने आज उसे एक बार देखा तक नहीं। अरमान सोचता है, कहीं कल जो मैंने किया उससे मायरा मुझे गलत तो नहीं समझ रही है, इसलिए मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। अरमान अपने केबिन में बैठकर मायरा को देख रहा था, जो इस वक्त अपने काम में बिजी थी। अरमान मायरा से माफ़ी मांगना चाहता था अपने कल के बिहेव के लिए। वो फाइल के बहाने मायरा को अपने केबिन में बुलाता है। मायरा अरमान के सामने जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी कि उसे अरमान के सामने जाना ही होगा। मायरा अरमान के केबिन में जाती है और देखती है कि अरमान तो केबिन में है ही नहीं, तो वो फाइल टेबल पर रखकर वापस जाने लगती है कि उससे पहले ही अरमान केबिन का डोर लॉक कर देता है। मायरा यह देखकर डर जाती है। अरमान मायरा को देखते हुए उसके करीब आने लगता है। मायरा डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगती है। अरमान मायरा के पास पहुंच पाता उससे पहले ही मायरा अरमान के साइड से निकलकर जाने लगती है कि तभी अरमान मायरा का हाथ पकड़ लेता है और अपने करीब खींचकर अपने सामने खड़ा कर देता है और बोलता है, क्या हुआ है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? मायरा अभी अरमान की तरफ नहीं देख रही थी। मायरा अपनी नज़रें नीचे झुकाए खड़ी थी। मायरा कुछ बोल पाती इससे पहले ही डोर पर किसी ने नॉक किया। मायरा नॉक की आवाज़ सुनकर डोर के पास जाने लगी तो एक बार फिर अरमान ने मायरा को रोकते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो मेरे कल के बिहेव के लिए। मायरा जानती थी कि अरमान क्यों माफ़ी मांग रहा है। भले ही मायरा कल होश में नहीं थी, लेकिन सिया ने सब बताया था उसे। डोर एक बार फिर से नॉक हुआ तो मायरा ने जल्दी से जाकर डोर ओपन कर दिया। सामने रजत खड़ा था। रजत मायरा को देखकर बिस करता है और केबिन के अंदर आ जाता है। मायरा भी रजत को बिस करके अपने केबिन में चली जाती है। अरमान रजत को सामने देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें घर होना चाहिए था। यह बोलते हुए अरमान अपनी चेयर पर बैठ जाता है और लैपटॉप पर काम करने लगता है। रजत ने कहा, भाई मैं बस अभी जा रहा हूँ, कुछ काम था ऑफिस में इसीलिए आया था। आप कब तक घर आएंगे? अरमान ने कहा, मैं आ जाऊँगा, तुम जाओ और शाम को तुम मायरा के घर चले जाना। उन सबको पार्टी में ले आना। रजत ने कहा, ओके भाई। रजत अरमान को एक फाइल देता है और सारी डिटेल बताकर चला जाता है।
शाम के 5 बजे ऑफिस टाइम ओवर हो चुका था। सभी एम्प्लॉय जाने की तैयारी कर रहे थे। मायरा भी अपने केबिन से निकलकर सिया के पास जाती है और सिया से चलने को बोलती है। सिया अपना बैग उठाकर बिना मायरा की तरफ देखे जाने लगती है। मायरा समझ जाती है कि सिया भी उससे नाराज है। मायरा भी सिया के पीछे जाने लगती है। तभी पीछे से उन दोनों को कोई आवाज़ देकर रोकता है। दोनों रुककर पीछे देखती हैं तो अरमान उन दोनों के पास ही आ रहा होता है। अरमान उनके पास आकर कहता है, शाम 7 बजे रजत आप दोनों को लेने आ जाएगा, तो आप दोनों रेडी रहना और रियाज को भी लेकर आना। मायरा ने कहा, सर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं नहीं आ सकती, मुझे कुछ काम है। सिया मायरा की बात सुनकर अरमान को देखते हुए बोली। मायरा सिया को घूरने लगती है, लेकिन सिया मायरा को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। वह मायरा को कल से इग्नोर कर रही थी क्योंकि मायरा से नाराज़ थी, क्योंकि मायरा अरमान को अपनी फीलिंग नहीं बता रही थी और अरमान से दूर रहना चाहती थी। अरमान मायरा की तरफ देखता हुआ बोला, गुड, तो आप सब रेडी रहना, रजत आ जाएगा आप सबको लेने। और फिर अरमान वहाँ से चला जाता है। मायरा सिया को देखते हुए बोली, क्या ज़रूरत थी हाँ बोलने की, मुझे नहीं जाना पार्टी में। सिया ने कहा, क्योंकि मैंने कल रियाज को पार्टी में जाने वाली बात बताई थी और वो पार्टी में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, और तू मना कर रही है। अगर रियाज को अब मना करेगी कि हम कहीं नहीं जा रहे तो वो कितना सैड हो जाएगा, इसलिए मैंने हाँ कहा। मायरा सिया का हाथ पकड़कर बोली, ठीक है हम चलेंगे, लेकिन तुम मुझसे ऐसे नाराज तो ना हो, प्लीज अपनी नाराजगी दूर कर दे, मुझे तेरा यूं नाराज रहना अच्छा नहीं लग रहा। मायरा सिया के गले लगते हुए बोली। सिया ने भी मायरा को गले से लगा लिया और बोली, मैं नाराज नहीं हूँ, तुझसे बस थोड़ा गुस्सा हूँ। तू मेरी बात क्यों नहीं मानती है? मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। मायरा सिया से अलग होते हुए बोली, मैं खुश हूँ। सिया मायरा से बोली, तू एक बार अरमान सर से अपनी फीलिंग तो शेयर कर, उनसे बात करके तो देख। मायरा कुछ नहीं बोली और सिया का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए ऑफिस से निकलकर घर जाने लगी। सिया समझ गई कि कोई फायदा नहीं है इससे बात करने का, यह तो अपने मन की ही करेगी। सिया ने भी अब दोबारा कुछ नहीं कहा और मायरा के साथ घर को निकल पड़ी। अरमान के घर सुबह से ही सारे पार्टी की तैयारियों में लगे होते हैं। पार्टी हॉल को बहुत खूबसूरती से सजाया होता है। पूरा हॉल ब्लैक, वाइट, रेड और गोल्डन कलर से सजा होता है। जहाँ प्रिया जी और राकेश जी बैठने वाले होते हैं, वहाँ का पूरा हिस्सा बस गोल्डन और रेड कलर से सजा होता है और सीलिंग और चारों तरफ गुब्बारे भी लगाए होते हैं। धीरे धीरे मेहमान पार्टी हॉल में आ रहे होते हैं। इसी वजह से उन सब मेहमानों को प्रिया जी और राकेश जी अटेंड कर रहे होते हैं। सभी उन्हें विश कर रहे होते हैं। प्रिया जी ने रेड और वाइट कलर की साड़ी पहनी थी जो उनको बेहद खूबसूरत बना रही थी। वहीं राकेश जी ने व्हाइट कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कोट पैंट पहना था। प्रिया जी और राकेश जी साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अरमान ने ब्लैक टक्सेडो पहना हुआ था, बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था, हाथों में घड़ी पहनी हुई थी, पैरों में ब्लैक फॉर्मल शूज पहने थे, एकदम हैंडसम लग रहा था। पार्टी में आई लड़कियां तो बस अरमान को ही देखे जा रही थी, लेकिन अरमान तो बस बार बार बाहर एंट्री डोर की तरफ ही देखे जा रहा था। वो तो बस मायरा को देखना चाहता था। अरमान की ये बेताबी घर के लोगों से नहीं छुपी थी। वह सब अरमान को ही देख रहे थे और खुश भी बहुत थे। सोनल अरमान के पास आकर उससे कहती है, क्या हुआ अरमान, किसका इंतजार कर रहे हो? कोई स्पेशल पर्सन आने वाला है? अरमान डोर की तरफ देखते हुए बोला, बहुत स्पेशल है वो मेरे लिए। ये कहकर अरमान सोनल को एक्सक्यूज बोलकर वहां से समर्थ के पास चला जाता है। सोनल को लगा शायद कोई बिजनेसमैन होगा जिसके साथ अरमान अपना कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहता होगा। सामर्थ और अरमान बातें करने लगते हैं। तभी मायरा और सिया पार्टी में आ जाती हैं। सामर्थ अरमान से बातें कर रहा था कि तभी उसकी नज़र मायरा और सिया पर जाती है। सामर्थ तो एक टक सिया को ही देखे जा रहा था। आज सिया ने रेड कलर की नीलेन बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई थी। खुले बाल जो उसके कंधे से नीचे आ रहे थे, कानों में रेड कलर की मैचिंग ईयरिंग और होठों पर रेड लिपस्टिक थी। पैरों में हील पहनी हुई थी। वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। अरमान ने जब देखा सामर्थ उसकी बातें सुनने के बजाय कहीं और देख रहा है, तो अरमान ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसे सिया दिखाई दी। सिया को देखकर अरमान की नज़रें अब मायरा को ढूंढने लगी, लेकिन मायरा उसे कहीं नहीं दिखी। अरमान जैसे ही थोड़ा आगे चलकर जाता है, उसे मायरा दिखती है।
मायरा ने आज ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था। बालों को पोनी टेल में किया था। आगे से चेहरे पर बालों की दो लटें निकाला हुआ था। होठों पर रेड लिपस्टिक, चेहरे पर हल्का मेकअप में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अरमान की नजर तो मायरा से हटी नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ अरमान के घर वाले अरमान को इस तरह एक ही तरफ देखते हुए देखकर उसकी नज़रों का पीछा करते हैं तो वहां उन्हें एक लड़की खड़ी दिखती है जो बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही होती है और साथ में एक छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़े खड़ा था। रुद्र अरमान के पास आकर धीरे से कहता है, भाई यहाँ खड़े होकर भाभी को देखते रहोगे या फिर उनसे मिलोगे भी? अरमान रुद्र की बात सुनकर मायरा के पास जाता है और उन दोनों को हेलो बोलता है। मायरा और सिया अरमान को देखकर हेलो बोलती हैं। रियाज अरमान को देखकर बोला, हेलो ब्लू आइज वाले अंकल। अरमान रियाज को देखकर बोला, हेलो जूनियर, कैसे हो आप? रियाज ने कहा, मैं ठीक हूँ। ये आपकी पार्टी है? अरमान रियाज को अपनी गोद में लेकर बोला, हाँ, मेरे मम डैड की एनिवर्सरी पार्टी है। मायरा अरमान को रियाज के साथ इतने प्यार से बातें करता देख खुश थी और वो चोरी चोरी अरमान को भी देख रही थी। अरमान आज बहुत हैंडसम लग रहा था। अरमान मायरा और सिया को अपनी फैमिली के पास लेकर जाता है और सभी से मिलवाने लगता है। मायरा दादी के पैरों को छूती है तो दादी मायरा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं और उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं, बहुत प्यारी हो तुम। मायरा बस मुस्कुरा देती है। फिर मायरा अरमान के मॉम डैड के पैरों को छूकर विश करती है। वो दोनों भी मायरा को आशीर्वाद देते हैं। सिया भी सभी के पैर छूती है। रियाज सलमान की गोद से नीचे उतरकर सभी के पैर छूता और कहता है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज रियाज कपूर। मैं अपनी गुलाबों का प्यारा सा बच्चा हूँ। रियाज की बात सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं। रुद्र ने कहा, रियाज के गुलाबों कौन है चैम? रियाज ने कहा, आपको नहीं पता मेरी गुलाबों कौन है? अरमान को देखकर बोला, ब्लू आइज वाले अंकल, आपने बताया नहीं सबको कि मेरी गुलाबों कौन है? अरमान मुस्कुराते हुए बोला, अब बता देता हूँ, और रियाज को गोद में उठाकर बोला, मायरा इनकी गुलाबो है। रुद्र ने कहा, चैम, आप अपनी बुआ को गुलाबो क्यों बोलते हो? सभी रियाज की प्यारी प्यारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रियाज मायरा को देखते हुए बोला, क्योंकि मेरी गुलाबो एकदम गुलाब की जैसी है और मेरी गुलाबों को गुलाब के फूल बहुत पसंद है। वहीं उस पार्टी में कोई और भी था जो मायरा को अजीब नज़रों से देख रहा था। अरमान की फैमिली मायरा और सिया से काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए थे। दादी और प्रिया जी मायरा से बातें करने में बिजी थी। उन्हें मायरा बहुत ही अच्छी लगी थी। वहीं थोड़ी दूर पर खड़े अरमान और सामर्थ की नज़रें मायरा और सिया पर थीं। अरमान जब सामर्थ को देखता है तो पाता है कि सामर्थ काफ़ी देर से सिया को देखे जा रहा है। अरमान मायरा की तरफ देखते हुए सामर्थ से बोला, ऐसे उसे ताड़ना बंद कर और जाकर मिलकर बात को आगे बढ़ा। सामर्थ अरमान की बात सुन थोड़ा झेप जाता है और अरमान को देखते हुए बोला, मैं किसी को ताड़ नहीं रहा हूँ, मैं डेकोरेशन देख रहा था। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया है। अरमान सामर्थ को देखते हुए बोला, अच्छा जी, डेकोरेशन देख रहा था? डेकोरेशन तो पूरे हॉल में किया हुआ है और तू तो एक जगह कब से देखे जा रहा है। अब चल, मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तेरी नज़रें कहाँ टिकी हुई हैं। सामर्थ अरमान की बात सुनकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहता है, क्या क्या मतलब है तेरा और कहाँ देख रहा हूँ मैं? अरमान अपने एक हाथ से सामर्थ के चेहरे को पकड़कर सामने करके सिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहाँ देख रहा है तू, समझा? फट्टू कहीं का। इतनी भी हिम्मत नहीं तुझ में कि मुझे बता सके कि तू उसे कैसे बात करेगा। सामर्थ अरमान का हाथ अपने चेहरे से हटाकर उसे घूरते हुए बोला, अच्छा मैं फट्टू हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है और तुझ में बड़ी हिम्मत है ना? तो तू यहाँ खड़ा होकर क्यों भाभी को घूर रहा है? जाकर उनसे बात कर, उनके साथ टाइम स्पेंड कर। अरमान मायरा को देखते हुए बोला, कब से तो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो है जो मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। बात करना तो दूर रहा, वो मुझे सुबह से इग्नोर कर रही है। ऑफिस में भी मेरे साथ ढंग से बात नहीं की और मेरी तरफ देखा भी नहीं और अभी वही कर रही है। ये बात अरमान ने मुंह बनाते हुए कहा। सामर्थ अरमान को देखकर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, एक तो भाभी तुझसे बात नहीं कर रही हैं और दादी और मॉम को देख, वो तो भाभी को छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं जो तू अकेले में भाभी से बात कर सके। अरमान बुरा सा मुंह बनाकर सामर्थ को देख रहा था।
तभी वहाँ उन दोनों के पास राकेश जी आ जाते हैं और सामने देखते हुए जहाँ मायरा, प्रिया जी और दादी बैठे थे, उन्हें देखकर बोले, सही कह रहे हो सामर्थ, देखो तो दोनों किस तरह बेचारी बच्ची को जकड़े बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ अरमान, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना मायरा से, तो तुम्हें अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी दादी और माँ से। यह सुनकर तो सामर्थ और जोर से हंस पड़ा और हंसते हुए राकेश जी की बात पर अपनी सहमति देते हुए बोला, ये बात आपने बिल्कुल सही कही अंकल जी। सोचिए जरा, जिस अरमान मलिक से मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसे अपनी वाइफ से मिलने के लिए ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। इस बात पर राकेश जी और सामर्थ दोनों हंस दिए और अरमान का मुंह बन गया दोनों की बातें सुनकर। अरमान वहाँ से चला जाता है। अरमान अपनी दादी और मम के पास जाकर थोड़ी नाराज़गी से अपनी मम को कहता है, मम, अगर आपकी बातें ख़त्म हो गई हो तो केक कट कर लें, सभी गेस्ट वेट कर रहे हैं। प्रिया जी अरमान को देखते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? अरमान सामने की तरफ इशारा करता है जहाँ राकेश जी सामर्थ के साथ खड़े उन्हीं लोगों को देख रहे थे और अरमान की हालत पर हंस रहे थे। सभी गेस्ट केक कटिंग के लिए आ जाते हैं। प्रिया जी, राकेश जी दोनों साथ में केक कट करने के लिए खड़े थे और उनके पास दादी जी और रुद्र, रजत, सामर्थ, अरमान और रियांश भी उन सबके साथ खड़ा था। रुद्र और रियांश की बहुत अच्छी बन रही थी, इसलिए रुद्र रियांश को अपने साथ ही खड़ा कर लेता है। सिया और मायरा दूर खड़ी होकर सब देख रही थी। अरमान मायरा को दूर खड़ा देखकर उसके पास जाता है और उसे सबके पास चलने को बोलता है। मायरा मना कर देती है और कहती है, मैं यहीं ठीक हूँ सर। अरमान बोला, तुम्हें कहा था ना मैंने ऑफिस में मैं तुम्हारा सर हूँ या नहीं, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी तो अच्छा रहेगा। और मायरा का हाथ पकड़कर सबके बीच में ले आता है और सिया को भी आने को बोल देता है। प्रिया जी और राकेश जी दोनों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे को खिलाया, फिर दादी को और अपने सभी बच्चों को भी केक खिलाया। सभी में सिया और रियाज भी शामिल थे। प्रिया जी और राकेश जी मायरा और अरमान के पास आते हैं जो इस वक्त साथ खड़े थे। उन दोनों को भी केक खिलाते हैं। प्रिया जी मायरा से बोली, मायरा बेटा, हमने अरमान से सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तो क्यों ना आज कुछ हमें भी गाकर सुनाओ। रियाज भागकर मायरा के पास जाता है और कहता है, हाँ गुलाबो, सुनाओ ना। फिर रियाज प्रिया जी की तरफ देखकर बोला, दादी मेरी गुलाबो बहुत अच्छा गाती है, अगर आप एक बार उनका गाना सुन लोगे ना तो कभी नहीं भूल पाओगे मेरी गुलाबों की आवाज़। अरमान अपने मन में बोला, सच्ची में अगर एक बार कोई तुम्हारी आवाज़ सुन ले तो वाकई कोई भूल नहीं पाएगा। मेरा भी तो यही हाल है, तभी तो इतना इंतज़ार किया है तुम्हारा। सभी मायरा को गाने के लिए कहते हैं। मायरा मना नहीं कर पाती और हाँ कह देती है। रुद्र अपने कमरे से गिटार लेकर आता है और मायरा के आगे करते हुए कहता है, ये लीजिए। अरमान रुद्र को देखकर बोला, ये क्यों लेकर आया है? रुद्र बोला, भाई मायरा जी को गिटार बजाना आता है, इसलिए दे रहा हूँ। अरमान रुद्र को देखकर बोला, तुझे कैसे पता कि मायरा को गिटार बजाना आता है? रुद्र ने कहा, भाई मायरा जी को गिटार ही नहीं बल्कि सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं और मुझे ये सब रियाज ने बताया है। अरमान मायरा को देखते हुए बोला, रियली तुम्हें सब आता है? मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ गाना गाना और सुनना पसंद है। सिया ने कहा, अरे म्यूजिक तो इसकी जान है, इसकी बॉडी में तो खून की जगह म्यूजिक दौड़ता है। अरमान तो हैरान था कि उसे मायरा की इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में कैसे नहीं पता चला। मायरा प्रिया जी के पास जाती है और उनसे उनका फेवरेट सॉन्ग पूछती है और प्रिया जी मायरा को अपना फेवरेट सॉन्ग बता देती हैं। मायरा रुद्र से गिटार लेकर सभी गेस्ट के बीच आ जाती है और चेयर पर बैठ जाती है। माइक को अपने सामने रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और गिटार बजाना शुरू करती है और साथ ही गाना भी। तू तू है वही, दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहाँ, मैं हूँ वहाँ। अरमान मायरा के सामने थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर मायरा को देख रहा था और उसकी आवाज़ में कहीं खोसा गया था। मैं आवाज़ हूँ तो तू है गीत मेरा, जहाँ से निराला मन में तो मेरा। प्रिया जी और राकेश जी, दादी, रुद्र, रजत और सामर्थ सभी मायरा का गाना सुनकर सभी अपने मन में बोले, सच में कितनी प्यारी और मीठी आवाज़ है। अरमान का तो दीवाना होना बनता है। तुझे मैं जहाँ की नज़र से चुरा लूँ, कहीं दिल के कोने में तुझको छुपा लूँ। अरमान के साथ साथ सभी गेस्ट मायरा के गाने को एंजॉय कर रहे थे।
गाना खत्म होते ही सभी लोग तालियां बजाते हैं और कुछ गेस्ट मायरा के पास आकर हैंडशेक करके उसकी तारीफ करते हैं। प्रिया जी और राकेश जी मायरा के पास आते हैं और कहते हैं, सच्ची बेटा तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। और फिर प्रिया जी अरमान को देखते हुए बोली, वाकई तुम्हारी आवाज़ कोई एक बार सुन ले तो भूल नहीं पाएगा। अरमान भाई मायरा के पीछे खड़ा अपनी मम की बातें सुन मुस्कुरा दिया। राकेश जी प्रिया जी को अपने साथ ले जाते हैं ताकि अरमान मायरा से बातें कर सके। अरमान मायरा के सामने आकर बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें म्यूजिक इतना ज़्यादा पसंद है, तुमने बहुत अच्छा गाया। मायरा अब भी अरमान को नहीं देख रही थी, वो वहाँ से जाना चाहती थी। मायरा ने अरमान को थैंक यू बोला और जाने लगी। अरमान को अब गुस्सा आ रहा था मायरा पर कि वो उसे बार बार इग्नोर कर रही है। अरमान ने मायरा का हाथ पकड़ा और सभी की नज़रों से छुपते छुपाते मायरा को अपने साथ नीचे बने रूम में ले गया। किसी ने उन दोनों को जाते नहीं देखा था, लेकिन वही पार्टी में दो जोड़ी आंखें बहुत देर से उन दोनों को देख रही थी। सोनल ये सब देखकर आग बबूला हो रही थी। वहीं राहुल आहूजा ने जब मायरा को पार्टी में देखा तो वह तब से ही मायरा को घूरे जा रहा था। सोनल और राहुल बैठे साथ में वाइन पी रहे थे। उन दोनों की नज़रें अरमान और मायरा को काफ़ी देर से घूरे जा रही थी। राहुल सोनल से बोला, देख लो तुम्हारा ड्रीम बॉय तो किसी और के साथ है। सोनल ने कहा, मेरे अरमान को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, तुम्हें भी तो वह लड़की चाहिए ना। राहुल ने कहा, जब उसे पहली बार देखा था तब से उसे पाने की तड़प जाग गई थी, मैं उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूँ। सोनल को अच्छे से पता था राहुल कैसा है, अगर एक बार उससे कोई लड़की पसंद आ गई तो वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सोनल ने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। राहुल ने कहा, सच में तुम मेरी हेल्प करोगी? सोनल ने कहा, हाँ राहुल। राहुल ने कहा, लेकिन उसके साथ वो अरमान है, उसका क्या करोगी? सोनल ने कहा, उसकी तुम टेंशन मत लो, उससे मैं संभाल लूँगी, तुम तो बस लड़की पर ध्यान दो। लेकिन आज कुछ नहीं करेंगे, यहाँ अरमान की फैमिली है और काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स भी, तो उसे यहाँ से लेकर जाना मुश्किल होगा। अरमान मायरा का हाथ पकड़कर रूम में ले जाता है और इस वक्त अरमान बहुत गुस्से में था क्योंकि मायरा उसे इग्नोर कर रही थी। मायरा को उसे यूं इग्नोर करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। रूम में पहुंचकर अरमान डोर लॉक कर देता है और मायरा को अपने करीब खींच लेता है। मायरा खुद को अरमान से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, आप क्या कर रहे हैं सर, छोड़िए मुझे। अरमान मायरा की आंखों में देखते हुए गुस्से में कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मायरा अपनी नज़र चुराते हुए शांत लहजे में बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ। अरमान गुस्से से बोला, ओह रियली, सुबह से देख रहा हूँ तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो और ना ही मेरी तरफ देख रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? मायरा अरमान के गुस्से से डर जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था कि अरमान जो कह रहा है वो सही है। वो अरमान को सुबह से इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो अरमान को देखती है तो उसकी फीलिंग उस पर हावी हो जाती हैं। उसे डर था कि कहीं वो अरमान के करीब ना आ जाए। उसे रियांस को लेकर डर था कि अगर अरमान को वो अपने करीब आने देगी तो रियांस उससे दूर हो जाएगा। लेकिन आज रियांस को अरमान और उसकी फैमिली के साथ इतना खुश देखकर उसे खुशी मिल रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अरमान और उसकी फैमिली रियांस को अपना लेगी। फिर दूसरे ही पल उसे लगा कि वह सभी अगर रियांस को नहीं अपना पाए तो। यही सोचकर मायरा घबरा जाती है और पूरी पार्टी में अरमान को इग्नोर करती है। मायरा अरमान को खुद से दूर करती है और बिना कुछ कहे जाने लगती है तो अरमान मायरा को कंधे से पकड़कर गुस्से से बोला, मैंने जाने के लिए नहीं बोला है तुम्हें, तो यहीं रहो और मेरी बात का जवाब दो। मायरा अरमान की पकड़ से छुड़वाने के लिए कसमसाते हुए बोली, छोड़िए दर्द हो रहा है मुझे। अरमान को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी पकड़ मायरा पर और कस देता है। मायरा चिल्लाते हुए बोली, छोड़िए क्या कर रहे हैं आप? मायरा के चिल्लाने की वजह से अरमान होश में आ गया। उसने मायरा को झटके से छोड़ दिया। इस वजह से मायरा अपने आप को संभाल नहीं पाती है और वो गिरने ही वाली थी कि अरमान ने उसे जल्दी से थाम लिया। मायरा ने तो डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसने महसूस किया कि वो नीचे नहीं गिरी तो अपनी आंखें खोली। अरमान ने उसे सीधा खड़ा कर दिया और मायरा को देखकर बोला, सॉरी। अरमान शांत लहजे में मायरा से पूछता है, तुम क्यों मुझसे दूर रह रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या मुझसे?
या मेरी कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? मायरा नीचे देखते हुए नामिया अपना सिर हिला देती है। अरमान मायरा को देखते हुए, फिर क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसे दूर मत रहो मुझसे। फिर अरमान मायरा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी तरफ करता है, लेकिन मायरा अब भी अरमान की तरफ नहीं देख रही थी। अरमान मायरा को देखते हुए बोला, मायरा मेरी तरफ देखो। मायरा ने नामे अपना सिर हिला दिया। उसे पता था कि अरमान क्या कहना चाहता है। अगर वो अरमान की आंखों में देखेगी तो खुद को रोक नहीं पाएगी, इसलिए वो अरमान से नजरें चुरा रही थी। अरमान ने हल्के से मायरा के होठों को छुआ और फिर उसे देखते हुए बोला, आई लव यू मायरा। मायरा यह सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ जाते हैं। अरमान यह देखकर मायरा को हक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर मायरा पीछे होने लगती है। अरमान उसे पकड़ लेता है और किस करने के लिए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मायरा उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है, मुझसे दूर रहिए मिस्टर अरमान मलिक, वरना। अरमान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, वरना? वरना क्या? तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मायरा जोर से चिल्लाते हुए उससे कहती है, नहीं करती मैं आपसे प्यार, और ना ही किसी और से। मेरी ज़िंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है। और फिर अपनी नज़रें झुका लेती है। मायरा की बातें सुनकर अरमान की आंखें नम हो जाती हैं और आगे बढ़कर अरमान मायरा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहता है, मायरा ऊपर देखो मेरी आंखों में, और मेरी आंखों में देखकर एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तो मैं मान लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। मायरा थोड़ी देर बाद हिम्मत करके अरमान की आंखों में देखती है और अपने लड़खड़ाती जबान से उससे कहने लगती है, मैं तुमसे। इतना कहकर माया आगे बोलने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मायरा की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो अरमान को हक करके जोर से रोने लगती है। अरमान मायरा की पीठ को सहलाने लगता है। रोते हुए मायरा अरमान से कहती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू अरमान। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मायरा अभी भी रो रही थी। अरमान उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहता है, मायरा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ कभी मुझे छोड़कर मत जाना। अरमान मायरा को हक कर लेता है और उससे कहता है, आई लव यू टू मायरा। आई लव यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, मरते दम तक। अरमान मायरा के चेहरे को ऊपर उठाता है और उसकी गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है। अरमान की सॉफ्ट किस वक्त के साथ साथ और डीप होती जाती है और अब मायरा को डीपली किस करने लगता है। करीब 15 मिनट बाद जब मायरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो अरमान उसके होठों से अलग हो जाता है। अरमान के अलग होते ही मायरा ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। अपनी सांसों को कंट्रोल करने के बाद मायरा अरमान को हक कर लेती है। अरमान भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ देर दोनों ऐसे एक दूसरे की बाहों में आंखें बंद किए खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद अरमान मायरा से पूछता है, मायरा कुछ पूछूं? सच सच जवाब दोगी? हाँ, मायरा अरमान के गले लगे हुए बोली। अरमान ने पूछा, जब तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? मायरा यह सुनकर अरमान से दूर हो जाती है और अपनी नज़रें चुराने लगती है। अरमान मायरा का चेहरा अपनी तरफ करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम रियाज की वजह से मुझसे दूर रहना चाहती थी? मायरा हैरानी से अरमान को देखने लगती है और कहती है, आपको कैसे पता? अरमान मायरा को हक करते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो। मैं रियांश को कभी तुमसे दूर नहीं करूँगा। वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। मायरा अरमान के सीने से लगे हुए ही पूछती है, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं रियांश की वजह से आपको इग्नोर कर रही थी? अरमान मायरा को उस रात की सारी बात बता देता है जब मायरा नशे में अरमान के सामने अपना दर्द बयान करती है। मायरा अरमान से दूर होकर उसे घूरते हुए कहती है, लेकिन आपने तो उस दिन कहा था कि कुछ नहीं हुआ था। मैं बस बेहोश हो गई थी और आपने मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया, मुझे किस भी किया। अरमान अपनी आंखों को छोटी करके बोला, अच्छा जी, और जो तुम मेरे साथ कर रही थी, मुझसे इतना प्यार करती हो फिर भी मुझे इग्नोर कर रही थी, वो भी इसलिए कि मैं तुम्हें रियान से अलग कर दूंगा। इतना बुरा समझाया तुमने मुझे। मायरा ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी, वो मैं रियांश को लेकर बहुत डर गई थी। आपको पता है जब रियांश 1 साल का था तब हमारी फैमिली हमें अकेला छोड़ गई।
तब से मैंने रियांस को माँ की तरह पाला है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, बस अपने रियांस को खुद से दूर नहीं कर सकती। ये कहते हुए मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरमान मायरा के आंसू पोंछते हुए उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम चिंता मत करो। जो प्यार तुमने रियांस को दिया है, वही प्यार उसे इस घर में सभी से मिलेगा। मायरा खुद को नॉर्मल करती है और कहती है, चले, बाहर काफ़ी देर से हम दोनों यहाँ हैं, सब ढूंढ रहे होंगे हमें। अरमान मायरा को कस के गले लगाते हुए बोला, नहीं, अभी नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का। ऐसे ही रहो कुछ देर। और मायरा अरमान को देखते हुए बोली, कुछ देर बाद भी आपका मन नहीं करेगा? प्लीज़ मुझे छोड़िए और हम बाहर चलते हैं। अरमान ना चाहते हुए भी मायरा से दूर होता है और मायरा का हाथ पकड़कर रूम से बाहर आ जाता है। मायरा अरमान से अपना हाथ छुड़ाने लगती है। अरमान मायरा को देखकर बोला, क्या हुआ? मायरा ने गुस्से से कहा, आप मेरा हाथ छोड़ेंगे? अरमान ने मुस्कुराते हुए उसकी बात को इग्नोर किया और शांत लहजे में कहा, नहीं, ऐसे ही चलो मेरे साथ। अरमान की बात सुनकर मायरा झुंझलाते हुए बोली, प्लीज छोड़िए, सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लेकिन उसकी बातों का अरमान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, जिसको जो सोचना है वो सोचे, वैसे घर वालों को सब पता है हमारे बारे में। मायरा हैरानी से बोली, क्या आपने सबको बता दिया? अरमान मायरा का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाते हुए बोला, हाँ आप चलो। मायरा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन हाथ छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ ही रहूँगी। अरमान मायरा का हाथ छोड़ देता है और दोनों साथ में चलकर सभी लोगों के बीच आ जाते हैं। अरमान और मायरा दोनों साथ में आते हैं। प्रिया जी और दादी दोनों को साथ देखकर खुश हो जाती हैं। प्रिया जी ने कहा, माँ देखिए दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। दादी ने कहा, हाँ प्रिया बेटा, अब तो बस मायरा हाँ कर दे तो मैं जल्दी ही दोनों की शादी करवा दूंगी। समर्थ अरमान और मायरा को साथ देखकर अरमान के पास आता है और अरमान से पूछता है, कहाँ था तू अब तक? मायरा ये सुनकर एक नज़र अरमान और सामर्थ को देखती है और जल्दी वहां से रियाज के पास चली जाती है। अरमान मायरा को जाता देख सामर्थ को गुस्से से घूरता है और कहता है, तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना? तब मुस्कुराते सामर्थ ने कहा, अरे क्या हुआ, मैंने कौन सी खुशी छीन ली तेरी जो तू ऐसे घूर रहा है? अरमान ने सामने देखते हुए कहा, कुछ नहीं छोड़ा अब। सामर्थ ने कहा, अच्छा ये बता, भाभी से बात हुई तेरी? अरमान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और उसने अपनी फीलिंग्स भी मुझे बताई है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सामर्थ खुश होते हुए बोला, क्या बताया? अरमान ने कहा, यही कि जितना प्यार मैं उससे करता हूँ उतना ही वो भी मुझसे करती है। सामर्थ खुशी से अरमान को गले लगा लेता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, आई एम सो हैप्पी। फिर अरमान से अलग होकर उससे कहता है, अगर भाभी भी तुझसे प्यार करती हैं तो तुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? अरमान ने कहा, क्योंकि उसे डर था कि मैं उसे रियान से अलग कर दूंगा। सामर्थ ने कहा, ऐसा कैसे सोच सकती है भाभी तेरे बारे में? तू क्यों अलग करेगा उन दोनों को? अरमान मायरा और रियांस को देखते हुए बोला, क्योंकि उसने रियांस को बुआ बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर उसे पाला है, तो उसका डरना तो बनता है ना। सामर्थ ने मायरा और रियांस को देखते हुए कहा, सच्ची में इन दोनों को देखकर कोई कह नहीं सकता कि यह बुआ भतीजा है। सभी इन्हें माँ बेटा ही समझेंगे। मायरा रियांस को खाना खिला रही थी और रियांस उसे रुद्र के बारे में बता रहा था कि वो कितना अच्छा है और वो उसके साथ खेला भी, उससे बहुत सारी बातें भी की। तब रियांस ने कहा, गुलाबो, बस और नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है, मैं जूस लेकर आता हूँ अपने लिए। यह कहकर वो जूस लेने चला जाता है। सिया मायरा के पास आकर कहती है, कहाँ थी तू इतनी देर से? कब से ढूंढ रही थी तुझे। मायरा सिया से कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, इसलिए वो सिया को अपने और अरमान के बीच हुई बात बता देती है। सिया खुशी से मायरा को गले लगा लेती है और कहती है, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि तूने अपने दिल की सुनी। देखा, मैंने कहा था ना कि अरमान सर रियांस और तुझे अलग नहीं करेंगे। मायरा ने कहा, हाँ। अरमान और सामर्थ भी मायरा और सिया के पास आकर बैठ जाते हैं। तभी सामर्थ ने कहा, हेलो भाभी, मैं सामर्थ, अरमान के बचपन का फ्रेंड। मायरा ने कहा, हेलो। सामर्थ सिया को देखकर बोला, हेलो सिया। सिया ने कहा, हेलो डॉक्टर। सामर्थ ने कहा, अरे मुझे डॉक्टर मत बुलाओ, मेरा नाम है तो तुम मेरा नाम ले सकती हो। तब सिया मुस्कुराई और सिया ने कहा, ओके, तो क्या नाम है आपका? सामर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, सामर्थ ओबराय। सिया ने कहा, ओके सामर्थ। चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं।
तभी अरमान का फ़ोन रिंग होता है और वो वहाँ से कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से निकलकर गार्डन की तरफ चला जाता है। इधर सोनल अरमान और मायरा को साथ देखकर आग बबूला हो रही थी। उसका मूड पूरी तरह खराब हो गया था, इसलिए वो चुपचाप एक जगह पर खड़ी थी। अचानक रियांश हाथों में ऑरेंज जूस लिए वहाँ पर आया और गलती से सोनल से टकरा गया और सारा जूस सोनल की ड्रेस पर गिर गया। सोनल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका मूड पहले से ही खराब था और अब उसकी ड्रेस खराब हो चुकी थी। रियांश ने अपना सिर नीचे किया और माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी आंटी। सोनल ने कसकर रियांश का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, बेवकूफ़ लड़के, क्या तुम चलना नहीं जानते? तुमने यह जानबूझकर किया था ना? क्या तुम्हें चलने की भी तमीज़ नहीं सिखाया तुम्हारे पेरेंट्स ने? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? सोनल की इतनी तेज आवाज़ सुनकर रियांश डर से कांपने लगा। आज से पहले किसी ने भी उस पर नहीं चिल्लाया था। सोनल की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी बातें करना बंद कर देते हैं और उसी तरफ देखने लगते हैं। जब मायरा ने देखा कि कोई लेडी रियांश पर इस तरह चिल्ला रही है, तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया और वो वहाँ पर जाते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ? मायरा को अपनी तरफ आते देख सोनल उसकी तरफ घूम गई और उसने रियांश को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। रियांश ने मायरा को देखा तो वो उसके पास आ गया और उसके पैरों को अपने आंसू भरी आंखों के साथ गले लगा लिया। रियांश की आंखों में आंसू और चेहरे पर डर देखकर मायरा घुटनों पर बैठ गई और रियांश को अपने सीने से लगा लिया। रियांश की ऐसी हालत देखकर मायरा को अपने दिल में दरसा हुआ। रियांश ने रोते बिलखते हुए कहा, मैं आंटी जानबूझकर नहीं। मायरा रियांश की आंखों में आंसू देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। मायरा उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, मुझे पता है। रियांश ने कहा। आंटी ने कहा, रियांश एक बदतमीज बच्चा है। मायरा ने रियांश को चुप कराते हुए कहा, अब रोना बंद करो। और किसने कहा रियांश बदतमीज है? यह आंटी बदतमीज है, रियांश नहीं। मायरा के इस तरह बोलने से सोनल गुस्से में मायरा पर चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदतमीज बोलने की? मायरा गुस्से से उठी और सोनल के करीब आकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को कुछ भी कहने की? रियांश मायरा के पास आया और रोते हुए बोला, बुआ चलो यहाँ से, ये आंटी बहुत गंदी है। सोनल ने कहा, ओ तो ये तुम्हारा बच्चा है? क्या सिखाया तुमने अपने भतीजे को? उसे किसी से बात करना भी नहीं आता और चलने का तो ढंग ही नहीं है। मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी इस बदतमीज लड़के ने। मायरा ने कहा, बस बहुत हुआ। मैंने उसे क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया वो सब छोड़ो, लेकिन तुम बताओ, तुमने क्या सीखा है? क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि एक बच्चे से कैसे बात करते हैं? मैंने आज तक अपने बच्चे से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की और तुम उस पर चिल्लाई। मेरे बच्चे को रुलाया है तुमने। मायरा ने यह बात गुस्से से चिल्लाते हुए कही थी। सोनल मायरा को देखकर बोली, तो मिस सेक्रेटरी, तुम अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हो। अच्छा होगा कि तुम अपनी औकात ना भूलो। अपने बच्चे को इस घर से लेकर दफा हो जाओ। रुद्र ने कहा, सोनल अपनी जुबान को जरा कंट्रोल में रखो। तुम्हें पता है कि तुम क्या और किसे कह रही हो? सोनल रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र तुम्हें नहीं पता इन जैसी लड़कियों का। बड़े घर के लोगों को देखकर उन्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती हैं। और इससे पहले कि सोनल कुछ और बोल पाती, तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। यह थप्पड़ उसे अरमान ने मारा था। थप्पड़ की वजह से सोनल थोड़ा लड़खड़ाकर पीछे हो गई थी। जब सोनल ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो वो अरमान को देखकर हैरान हो गई। सोनल ने कहा, अरमान तुमने मुझे क्यों मारा? अरमान ने कहा, क्योंकि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही थी। सोनल ने कहा, अरमान तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारी सेक्रेटरी कितनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रही थी? और रियांश की तरफ इशारा करके, ये इसका बदतमीज बच्चा, इसने तो मेरी ड्रेस खराब कर दी। अरमान गुस्से से सोनल पर चिल्लाया, शट अप सोनल, मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर तुमने मेरी होने वाली वाइफ के बारे में कुछ भी बोला। अरमान के मुंह से वाइफ सुनकर सोनल ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। सोनल अरमान के पास जाते हुए बोली, अरमान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें इस मायरा से ज़्यादा खुश रखूँगी। प्लीज़ तुम एक बार मेरे पास आ जाओ। अरमान सोनल को खुद से दूर करता और कहता है, दूर रहो मुझसे सोनल। मैंने तुम्हें एक दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझा है और अपनी ये हरकतें बंद करो। सोनल अरमान के पास आकर उसे पकड़ते हुए बोली, नहीं अरमान, ऐसा मत बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर मायरा को गुस्से और नफरत भरी नज़रों से देखते हुए
उसके पास जाकर बोली, तुम दूर रहो मेरे अरमान से। फिर सोनल मायरा को धक्का दे देती है। मायरा गिरने वाली होती है, तभी अरमान आगे बढ़कर मायरा को थाम लेता है और सोनल को गुस्से से देखने लगता है। अरमान रजत को सोनल को उसके घर छोड़ने को कहता है। रजत जल्दी से बॉडीगार्ड की हेल्प से सोनल को पार्टी से बाहर ले जाता है। अरमान मायरा को देखकर बोला, तुम ठीक हो? रियाज मायरा के पैरों से लिपट कर रोने लगा। मायरा ने रियाज को अपनी गोद में उठा लिया और उसे गले लगाकर चुप कराने लगी। रियाज रोते हुए बोला, बुआ घर चलो, नहीं तो वो गंदी आंटी फिर आकर आपको और मुझे गुस्सा करेंगी। अरमान रियाज के बालों को सहलाते बोला, नहीं बेटा, अब आंटी वापस नहीं आएंगी। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अरमान ने अपने हाथ रियाज की तरफ बढ़ाते हुए बोला। रियाज रोते हुए बोला, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी बुआ के पास रहना है। और मायरा के गले लग गया। मायरा रियाज की हालत देख कर तो उसे खुद रोने का मन कर रहा था, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए अरमान से बोली, अब हमें घर जाने दीजिए। फिर प्रिया जी और राकेश जी को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी अंकल, आंटी जी, हमारी वजह से आपकी पार्टी खराब हो गई। प्रिया जी मायरा के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोली, नो बेटा, आई एम सॉरी, तुम हमारे घर आज पहली बार आई थी और तुम्हारे साथ ये सब हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी। मायरा कहती है, प्लीज आंटी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, अब मुझे जाने दीजिए। यह कहकर मायरा और सिया दोनों साथ चली जाती हैं। अरमान भी मायरा के पीछे पीछे जाता है और बाहर आकर मायरा को रोकता है। अरमान कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर अरमान गाड़ी लेकर आता है। मायरा और सिया गाड़ी में बैठ जाती हैं। अरमान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मायरा पैसेंजर सीट पर बैठी थी और सिया बैक सीट पर और रियाज मायरा की गोद में। मैं तो मायरा को छोड़ ही नहीं रहा था। पूरी गाड़ी में खामोशी थी। रियाज भी अब चुप होकर सो चुका था। रियाज को सोता देख मायरा को सुकून मिला। वो रियाज के बालों में हाथ फेरकर उसे प्यार से किस कर रही थी। उसने रियाज को अपने सीने से लगा लिया। रियाज को सीने से लगाते ही मायरा की आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर आ जाते हैं। अरमान ड्राइव करते हुए बीच बीच में मायरा को देख रहा था। जब उसने मायरा की आंखों में आंसू देखे और वह खुद को कोसने लगा कि क्यों वह मायरा को छोड़कर फ़ोन अटेंड करने गया। अगर वह मायरा के पास होता तो शायद वह सब मायरा और रियाज के साथ नहीं होने देता। कुछ ही देर में गाड़ी मायरा के घर के बाहर रुकती है। अरमान गाड़ी से उतरकर पैसेंजर सीट का डोर ओपन करता है और मायरा गाड़ी से बाहर आ जाती है। सभी घर के अंदर आ जाते हैं। मायरा रियाज को उसके कमरे में ले जाती है और बेड पर लेटा देती है। सिया भी अपने कमरे में चेंज करने चली जाती है और अरमान मायरा के साथ रियाज के कमरे में होता है। मायरा रियाज के कपड़े चेंज कर देती है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। सिया भी चेंज करके अब रियाज के कमरे में आ जाती है और मायरा के पास आकर धीरे से उसके कान में कहती है, मैं रियाज के पास हूँ, तू अरमान के पास जा। मायरा अरमान की तरफ देखती है तो अरमान उसे ही देख रहा था। मायरा सिया को रियाज का ध्यान रखने को बोलकर अरमान को अपने साथ ले जाती है। मायरा कहती है, आप घर जाइए, सब आपका वेट कर रहे होंगे। अरमान मायरा का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाता है और मायरा को अपनी बाहों में भर लेता है। मायरा भी अरमान को हक कर लेती है और अरमान के सीने से लगकर रोने लगती है। अरमान कहता है, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो यह सब नहीं होता। मायरा अरमान के सीने से लगी हुई बोली, आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं ही रियाज का ध्यान नहीं रख पाई। अगर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती तो शायद ये सब नहीं होता। अरमान मायरा पर अपनी पकड़ बनाते हुए बोला, तुम रियाज का बहुत ख्याल रखती हो। मायरा बोली, आपको पता है, आज रियाज की ऐसी हालत देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। आज से पहले कभी भी वो नहीं रोया था। भैया भाभी के जाने के बाद जब वो मेरे पास आया था ना, तब वह मुझसे लिपट कर बहुत रोया था, भैया भाभी के लिए। उस दिन वह आखिरी दिन था जब रियाज रोया था। उसके बाद मैंने उसे कभी रोने ही नहीं दिया, कभी भैया भाभी की कमी महसूस नहीं होने दी मैंने उसे। और आज वो, इतना कहते ही मायरा रो पड़ी। अरमान ने मायरा के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उसके आंसू पोंछे और फिर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। मायरा का चेहरा रो रो कर लाल पड़ चुका था। कुछ देर बाद मायरा अब नॉर्मल हो चुकी थी। अरमान के साथ होने से अब उसे अच्छा लग रहा था।
मायरा कहती है, अब आप जाइए, बहुत रात हो गई है, सब वेट भी कर रहे होंगे। अरमान शरारती अंदाज से बोला, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं आज यहीं रहूंगा तुम्हारे पास। और तुमने कहा था ना कि रात बहुत हो गई है, तो मैं यहीं रहूंगा। यह कहकर अरमान मायरा की तरफ बढ़ने लगता है। मायरा अरमान को रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ घर जाइए। अरमान नाराज होते हुए, हद है यार, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ और तुम हो कि मुझे भगाने पर तुली हो। ठीक है, जा रहा हूँ। अरमान मायरा से नाराज होकर चला जाता है। मायरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान नहीं रुकता। मायरा अरमान के इस तरह जाने से उदास हो जाती है और अपने कमरे में चेंज करने चली जाती है। चेंज करने के बाद मायरा रियाज के कमरे में जाती है। सिया और रियाज सो रहे होते हैं। मायरा भी उनके पास जाकर सो जाती है। अगले दिन मायरा ऑफिस आकर अपना काम करती है और फिर अरमान के केबिन की तरफ चली जाती है। केबिन के बाहर खड़ी होकर डोर नॉक करती है। अरमान कहता है, कम इन। मायरा अंदर आ जाती है और अरमान को देखकर स्माइल करती है और गुड मॉर्निंग विश करती है। लेकिन अरमान कुछ नहीं कहता। वह एक नज़र मायरा को देखता है और फिर लैपटॉप पर काम करने लगता है। मायरा समझ जाती है कि अरमान अभी नाराज है। मायरा कहती है, सर आपका आज का शेड्यूल। अरमान कहता है, बताओ। मायरा अरमान को उसका पूरे दिन का शेड्यूल बता देती है। मायरा वहीं खड़ी होकर अरमान को देखने लगती है। अरमान मायरा की नज़रों को खुद पर महसूस करता है, पर उससे कुछ नहीं कहता। वह बस अपने लैपटॉप में बिजी होने का दिखावा करता है। मायरा खुद को ऐसे इग्नोर होता देखकर गुस्सा हो जाती है, पर तभी उसे अरमान का कल रात उससे नाराज होना याद आ जाता है। मायरा जाकर अरमान की गोद में बैठ जाती है और उसके लैपटॉप को बंद कर देती है और अपने दोनों हाथों को उसके गले में डाल देती है। मायरा की ऐसे अचानक की गई हरकत से अरमान हैरान और खुश दोनों हो जाता है, लेकिन मायरा को जाहिर नहीं होने देता। मायरा अरमान की आंखों में देखते हुए उससे कहती है, अब तक नाराज हो, जाने दो ना, अब फिर से ऐसा नहीं करूँगी, आई एम सॉरी। और अरमान के गाल पर किस कर लेती है। अरमान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह मायरा को देखकर कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम मुझे गाल पर किस कर रही हो। अरमान अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे तो यहाँ पर किस चाहिए। तो मायरा अरमान की बात सुनकर शर्मा जाती है और अरमान की गोद से उठने लगती है। तो अरमान उसे कमर से पकड़कर वापस अपनी गोद में बैठा लेता है और मायरा के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, मुझे किस चाहिए। मायरा तो शर्म से लाल हो गई थी। वह नजरें नीचे किए बैठी थी। अरमान जब देखता है मायरा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा है, तो वह खुद ही आगे बढ़कर अपने होठों को मायरा के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। अरमान मायरा को पैशनेटली किस करने लगता है। एक डीप किस के बाद अरमान मायरा की नेक पर किस करने लगता है। मायरा की पकड़ अरमान पर कस जाती है। अरमान के इस तरह किस करने से मायरा को अपनी बॉडी में कंपन सी महसूस होने लगती है। अरमान मायरा को कांपते देख रुक जाता है। वह समझ जाता है कि मायरा क्यों कांप रही है, तो अरमान मायरा को हक कर लेता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।